हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए है और हमारा जो टॉपिक है वो है शिक्षा के अभिकरण के रूप में राज्य कि शिक्षा जो है, शिक्षा की जो किस प्रकार से जो शिक्षा के साधन, जैसे कि हमने इससे पहले की जो वीडियो बनाई थी ना वो आपके लिए, वो उसमें हमने आपको शिक्षा के अभिकरण बताए थे कि कौन से 3 अभिकरण हैं: औपचारिक साधन, निरौपचारिक साधन और अनौपचारिक, औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा। ठीक है, तो ये जो इसके ये अभिकरण थे कि औपचारिक शिक्षा क्या होती है, जहाँ पर हम एक नियम के तरीके से कोई काम करते हैं, जैसे कि विद्यालय हमारा है, जहाँ पे हमारा सब कुछ एक नियमित रूप से संचालित होता है कि जिसका समय, स्थान और पाठ्यक्रम सब कुछ निश्चित होता है, शिक्षण विधि वगैरह निश्चित होती है। और अनौपचारिक साधन क्या होता है, जहाँ वो अनियमित शिक्षा है, जो हम चलते उठते बैठते किसी भी प्रकार से किसी भी शिक्षा को कोई चीज़ सीखते हैं या ग्रहण करते हैं, किसी चीज के माध्यम से, कोई भी साधन के माध्यम से जब हम कोई शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो हमारी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। तीसरी चीज थी हमारी निरौपचारिक शिक्षा, यानी कि इन दोनों के औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का जो मिला जुला मिश्रित रूप है वो निरौपचारिक शिक्षा। तो निरौपचारिक शिक्षा जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन हो गया, हमारा ओपन यूनिवर्सिटीज हो गई, रेडियो प्रसारण हो गया या दूरदर्शन प्रसारण हो गया, पत्राचार माध्यम हो गया, ऐसे बहुत सी चीजें जिनके माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम वगैरह, ये सब चीजें हमारी निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें एक नियमित भी होती है और एक जैसे कि आयु वगैरह नियमित होती है। किसी भी हम जो हमारे ओपन यूनिवर्सिटीज होती हैं वहाँ पे हमारा पाठ्यक्रम निश्चित होता है, हमारी आयु निश्चित होती है, हमारा समय निश्चित होता, समय से मतलब ये नहीं कि जो प्रवेश की प्रक्रिया होती है वो नियमित होती है, लेकिन कुछ चीजें अनियमित होती है, जैसा भी हम जहाँ चाहें वैसे उस शिक्षा को पढ़ सकते हैं, किसी चीज के माध्यम से सीख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये जो है निरौपचारिक शिक्षा जो है वो उन दोनों का मिश्रित रूप। आज जो है वो हम शिक्षा के अभिकरण के रूप में राज्य क्या है, जो राज्य जो है वो शिक्षा का किस प्रकार से उत्तरदायित्व निभाता है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य और शिक्षा का बहुत घनिष्ठ संबंध, किसी भी राज्य के शिक्षा व्यवस्था का जो उत्तरदायित्व होता है वो राज्य का होता है। राज्य अपने क्षेत्र के सभी अपनी जितनी भी उसमें जितने भी जिले हैं, जितने भी जगह है ना, उन सभी चीजों का उस पर शिक्षा की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व जो है वो राज्य का होता है। तो राज्य और शिक्षा का जो है वो बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध है। तो राज्य का जो प्रथम कर्तव्य है वो शिक्षा की उचित व्यवस्था करना, और शिक्षा का क्या कार्य है कि वो उचित राज्य का निर्माण करे, क्योंकि शिक्षा और राज्य जो है ना एक दूसरे का घनिष्ठ संबंध है। राज्य जो है वो शिक्षा की व्यवस्था करता है, और शिक्षा जब व्यक्ति जो नागरिक है, जो राज्य का नागरिक है, वो जब शिक्षित होता है तो वो एक अच्छे राज्य का निर्माण करता है। तो राज्य और शिक्षा का जो है वो आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। तो आज हम शिक्षा के अभिकरण के रूप में राज्य के उत्तरदायित्व, राज्य के शैक्षिक कार्यों की जानकारी प्राप्त करेंगे कि राज्य जो है वो हमारी शिक्षा की व्यवस्था क्या क्या व्यवस्था करता है या उसके क्या क्या कार्य हैं, शैक्षिक कार्य। ठीक है, तो हम अगर आज देखें कि जो राज्य के जो शैक्षिक कार्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो सबसे पहला हम देखते हैं विद्यालय और निरौपचारिक शिक्षा केंद्र की व्यवस्था करना। राज्य की जो संपूर्ण जनसंख्या है उसके अनुसार हमें राज्य का ये उत्तरदायित्व है कि वो विद्यालय की व्यवस्था करें। यदि उतनी संख्या में जो सरकारी विद्यालय है या विद्यालय वो स्थापित नहीं कर पाता तो बहुत सारे निरौपचारिक शिक्षा केंद्र की व्यवस्था करें, और हो भी रही है। यदि हम देखें तो बहुत सारे विद्यालयों की व्यवस्था की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, शिक्षित लोगों को शिक्षित किया जा सके। और अगर वो प्रॉपर विद्यालय में जाके किसी भी कारणवश वो नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए निरौपचारिक शिक्षा केंद्र की व्यवस्था करी जाए, जैसे कि ओपन यूनिवर्सिटीज जो है, हमारे डिस्टेंस एजुकेशन है, बहुत सारे चीजों के माध्यम से जो लोग शिक्षा प्राप्त करना चाहे या शिक्षित होना चाहे उनकी भी व्यवस्था की जाए। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाए। अब प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में मतलब आप कभी भी किसी समय भी जा करके शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो एक राज्य का हमारा सबसे पहला जो उत्तरदायित्व है वो ये हम कहेंगे कि विद्यालय और निरौपचारिक शिक्षा केंद्रों की व्यवस्था करना अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन की, कितनी हमारे देश में लोग हैं और हमारे राज्य में कितने लोग हैं, उनके अनुसार हम कितने विद्यालयों की आवश्यकता है, कितने जो लोग प्रॉपर विद्यालय में नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते तो उनके लिए हम ऐसे केंद्रों की, निरौपचारिक शिक्षा केंद्रों की व्यवस्था करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित हो सके।
दूसरा हमारा पॉइंट है शिक्षा को अनिवार्य बनाना। राज्य का ये उत्तरदायित्व है कि वो शिक्षा को अनिवार्य बनाए। यदि वो अनिवार्य और निःशुल्क बनाती है क्या मतलब इस समय यदि हम देखें तो शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाया गया है। यदि हम प्राइमरी लेवल पर देखें तो प्राइमरी लेवल पे क्या है कि हर बच्चों को शिक्षा अनिवार्य रूप से चलाई जा रही है कि हर बच्चों को शिक्षित किया जाए। क्यों? क्योंकि यदि हमारे राज्य के नागरिक अच्छे होंगे, पढ़े लिखे शिक्षित होंगे, तभी तो एक अच्छे राज्य का निर्माण हो सकता है और शिक्षा के द्वारा ही हम एक राज्य की कायाकल्प कर सकते हैं। तो राज्य का ये उत्तरदायित्व है कि शिक्षा को अनिवार्य रूप से बनाया जाए ताकि जो शिक्षा है सभी लोग ज्यादा से ज्यादा नागरिक जो है वो शिक्षित हो सके। तो इसके लिए देखिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए भी जा रहे हैं, जैसे कि बच्चों से कोई भी किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जा रही है, शिक्षा जो है वो निःशुल्क करी जा रही है, स्कॉलरशिप वगैरह की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि बच्चे जो है उन्हें किसी भी प्रकार की गरीबी की वजह से बच्चे जो है वो शिक्षित ना हो पाए, तो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, स्कॉलरशिप वगैरह दी जा रही है ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाए, शिक्षित हो सके। और उसके अलावा मिड डे मील वगैरह की व्यवस्था की जा रही है ताकि बच्चे इसी लालच में प्रॉपर कॉलेज स्कूलों में आए जहां बहुत सारे गरीब बच्चे जिनके प्रॉपर खाना भी नहीं मिलता है, और अगर हम विद्यालय में खाना देते हैं, अच्छे से अच्छी सुविधाएं देते हैं, तो उनके लिए ये दिक्कत नहीं होगी कि वो हम कैसे पढ़ें, मेरे पास फीस नहीं है या मेरे पास ड्रेस के लिए नहीं। तो गवर्नमेंट जो है वो तरह तरह की सुविधाएं दे रही है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो बच्चे शिक्षित हो सके। तो इसीलिए वो शिक्षा को अनिवार्य बना रही है। अगला हमारा पॉइंट है शिक्षा के व्यय को पूरा करने के उपाय ढूंढना। तीसरी चीज राज्य का एक ये भी शैक्षिक उत्तरदायित्व है कि जो शिक्षा में जो भी जितना भी हमारा फंड है वो फंड उस चीज को पूरा कर पा रहा है या जो हम व्यय कर रहे हैं शिक्षा पर उसको भी हम कैसे पूरा करें, उसके भी उपाय ढूंढें कि कहाँ पर हमें शिक्षा में किस प्रकार का पैसा लगाना और इस पैसा ये कैसे हम उसको कर सकते हैं उपलब्ध, तो इसके लिए भी वो उपाय ढूंढता है। तो ये एक उत्तरदायित्व भी राज्य का ही है। अगला है हमारा योग्य शिक्षकों की व्यवस्था करना। कोई भी स्कूल तभी अच्छा रहेगा जहां पर वहां पर शिक्षा गुणवत्तापूर्वक दी जाएगी, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वहीं पे मिलेगी जहां पर हमें योग्य शिक्षक मिले। तो राज्य का ये उत्तरदायित्व है कि किसी भी विद्यालय में एक अच्छे योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करे, उन्हें अच्छी सुविधाएं दे, अच्छे जो पढ़े लिखे जो खुद क्योंकि जानकार है, यदि कोई शिक्षक पूर्ण रूप से योग्य होगा तभी वो अच्छी शिक्षा दे सके। तो ये भी एक राज्य का उत्तरदायित्व है कि विद्यालयों में योग्य शिक्षकों की व्यवस्था करें। और यदि हम देखें तो शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण है, राज्य के अनुसार ही एक नॉर्म्स के अनुसार ही सब जगहों पे हर विद्यालयों में जो टीचर्स की नियुक्ति की जाती है। तो योग्य शिक्षकों के ज्यादा से ज्यादा योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, ये भी एक उत्तरदायित्व हमारे राज्य का ही है। फिर अगला है शैक्षिक अनुसंधान की। हर जगह आज शैक्षिक अनुसंधान किए जा रहे हैं। यदि हम अपने राज्य में इस चीज की व्यवस्था नहीं करेंगे तो बच्चे जो हैं जब भी कोई अनुसंधान करना चाहेंगे तो वो दूसरी जगहों पर जाएंगे, दूसरे स्टेट में जाकर के अनुसंधान करेंगे, दूसरे देश में जाएंगे, तो बच्चों का समय भी बर्बाद होगा और बच्चों को प्रॉपर व्यवस्था नहीं मिलती है तो हमारे राज्य में उतनी अच्छी अनुसंधान वगैरह नहीं हो पाएगी। तो राज्य का ये उत्तरदायित्व है कि जो लोग शिक्षा से संबंधित अनुसंधान वगैरह करना चाहते हैं, जो बच्चे आगे कुछ खोज करना चाहते हैं, अच्छे रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनके लिए उसकी व्यवस्था की जाए। अगला हमारा है सैनिक शिक्षा की व्यवस्था। राज्य का केवल एक उत्तरदायित्व तो यही नहीं है कि हम केवल अपने राज्य की ही सुरक्षा करें, हमें देश की सुरक्षा के बारे में भी सोचना पड़ेगा, हर समय तैयार करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं उसे उत्तम नागरिक बनाने की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए ये होगा कि हर विद्यालय में जो सैनिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए ताकि कभी भी जरूरत पे हमें संकट के समय कभी भी किसी की जरूरत पड़ सके, कोई देश की सुरक्षा का मौका आ जाए तो हमारे पास इतने सैनिक शिक्षा, ऐसे नागरिक तैयार हो जाए, ऐसे लोग सैनिक तैयार हो जाए ताकि वो अपनी भी सुरक्षा कर सके और हमारे देश की भी सुरक्षा कर सके। इसीलिए राज्य का ये उत्तरदायित्व कि सभी विद्यालयों में जो है वो सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करे। अगला है हमारा प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करना। प्रौढ़ शिक्षा यानी कि हमने बताया कि 15 से 35 वर्ष की आयु के लोगों के लिए ये शिक्षा चलाई गई है। बहुत सा ऐसा भी समय होता है कि जैसे कुछ लोग अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और किसी भी कारणवश, क्योंकि उनके लिए शिक्षा से जरूरी और अन्य काम हो जाते हैं, आर्थिक रूप से कोई दिक्कत हो जाने के कारण वो लोग अपनी पढ़ाई या कोई बीमारी के कारण या किसी भी कारणवश वो अपनी पढ़ाई बीच में ब्रेक कर देते हैं। तो एक एज होती है ना, उसके बाद वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनका हर जगह एक एज बाउंडेशन होती है, वो शिक्षा को नहीं प्राप्त कर सकते।
और बहुत से लोग जब उनका समय सही होता है या उनके लिए ऐसा होता है कि अब उन्हें पढ़ना जरूरी है, या वो अब उनको लग रहा है कि हाँ हमने वो समय नहीं किया, अब हमें करना जरूरी है, तो ऐसे लोगों के लिए प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। कि और दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग खेती वगैरह का काम करते हैं, कुछ अपनी जीविकोपार्जन जरूरी होता है, तो मॉर्निंग के समय वो अपने उस काम में चले गए और अगर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो ये प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया जाता है, ताकि आप जा करके अपने शाम को क्लासेस ले लें, थोड़ी शिक्षित हो सके। तो ये राज्य ने किया है ना, क्योंकि उसे ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को शिक्षित करना है, क्योंकि जब हम अच्छे शिक्षित नागरिक तैयार करेंगे तभी एक अच्छा राज्य स्थापित हो सकता है। अगला है हमारा परिवार तथा विद्यालय को निकट संपर्क में लाना। ये भी एक उत्तरदायित्व जो है वो राज्य का है। विद्यालयों में तरह तरह के ऐसे कार्यक्रम कराए जाए कि परिवार और विद्यालय जो है आपस में संपर्क स्थापित कर सके। बहुत सारे देखिए आप विद्यालयों में होती है टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग होती है कि वीकेंड में एक रखा जाता है कि पेरेंट्स को बुलाया जाता है और उस बच्चे के बारे में उपलब्धि या उसकी जो भी समस्याएं हैं उसके बारे में डिस्कस करा जाता है परिवार के लोगों से। तो परिवार को भी जानकारी दी जाती है कि आपका जो बच्चा है वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है या क्या उसके साथ समस्याएं हैं। इन चीजों के बारे में टीचर्स और पेरेंट्स आपस में डिस्कस करते हैं। तो और समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किया जाए जहां पर सबको सम्मिलित किया जाए, सब समाज को, परिवार को, विद्यालय को, सब एक सामूहिक कार्यक्रम तैयार किया जाए जहां पर सब आपस में एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर सके। तो ये जो हमारे पॉइंट है वो ये हमें बताते हैं कि राज्य का क्या उत्तरदायित्व है शिक्षा के प्रति, कि शिक्षा को वो किस प्रकार से, कैसा अभिकरण है वो, कि जो शिक्षा के से संबंधित उसके क्या कार्य है, किस प्रकार से वो शिक्षा की व्यवस्था करता है। क्योंकि राज्य, किसी भी राज्य की शिक्षा व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व उसके राज्य को ही है। अब अगले हम अपनी वीडियो बनाएंगे, उसमें हम शिक्षा के अभिकरण के रूप में विद्यालय का क्या कार्य है या परिवार का क्या कार्य है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।